मॉर्निंग ईच ऑफ एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स। आज हमें साबुन और अपमार्जक का के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे कि हमने कल जो टॉपिक पढ़ा था साबुन, सिर्फ साबुन पढ़ा था और अपमार्जक हम आगे के सेशन के अंदर पढ़ेंगे साथियों। तो कल हमने साबुन पढ़ा, सौंफ पढ़ा, तो आज सौंफ के पूरे क्वेश्चंस को जानेंगे, सीखेंगे और समझेंगे साथियों कि उससे संबंधित एनसीईआरटी ने कौन से क्वेश्चंस दे रखे हैं। उन सभी क्वेश्चंस को हम एक जगह करके इस सेशंस के अंदर रखे हैं और सिर्फ ये क्वेश्चन से सौंफ से संबंधित हैं। तो साथियों, आप सेशंस को स्टार्ट करने से पहले कल ही हमने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था और उस यूट्यूब चैनल का नाम था इंजीनियर राम टेक्निकल क्लासेज। साथियों, आप सभी इस सेशंस को देखने से पहले आप इंजीनियर राम टेक्निकल क्लासेज नामक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी इस लिंक को भेजिए ताकि सब्सक्राइब करें। आज के सेशंस के अंदर भी कम से कम 450 स्टूडेंट्स ने देखा, लेकिन उसमें सब्सक्राइबर 100 के समथिंग ही रहे। तो प्लीज़ आप इस सभी के पास ही इसके लिंक को भेजिए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए। देखिए साथियों, हम बिना देरी के हम इस सेशंस को स्टार्ट करते हैं। आइए हम पहले क्वेश्चंस को जानते हैं। निम्न में कौन एक साबुन है जो जल में घुलनशील है? कल हमने 3 वसीय अम्ल मुख्यतः पढ़े थे। एक वसीय अम्ल था उसमें से ओलिक, और दूसरा कौन सा था? दूसरा था पामेटिक और तीसरा था स्टेरिक। स्टेरिक था, ओलिक था, पामेटिक था और स्टेरिक था। इसमें से एक हमने पढ़ा पोटेशियम KOH साबुन, जो किस काम में आता है साथियों? नहाने का साबुन होता है पोटेशियम। और एक हमने पढ़े थे NaOH क्या काम आता है? ये आता है कपड़े धोने के काम आता है। जिसमें से एक तो कपड़े धोने का था और एक कौन सा था? पोटेशियम ऑक्साइड कौन सा था? नहाने का साबुन था। इनमें से हमने देखा कि अब हमारा क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन एक साबुन है जो जल में घुलनशील है? तो इसमें से जो ये सोडियम है, ये सोडियम किस में घुलनशील है? जल में घुलनशील है। हमने 2 मतलब हार्ड पढ़े थे, एक तो कैल्शियम पढ़ा था और एक कौन सा पढ़ा था? मैग्नीशियम पढ़े थे। और कार्बोनेट पढ़े थे और एक क्या पढ़े थे? बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, ये सभी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ये जल में अघुलनशील होते हैं। सभी के सभी क्या होते हैं? जल में अघुलनशील होते हैं। और एक ये जो सोडियम है, सोडियम क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। सोडियम जल में घुलनशील होने के कारण ये क्या है? ये जल में घुलनशील है। क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन एक साबुन है जो जल में घुलनशील है? तो हम क्या करेंगे इसमें? सोडियम स्टेरेट ये क्या है? जल में घुलनशील है। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, साबुन क्या होता है? साबुन दीर्घ श्रृंखला वाला वसीय अम्ल सोडियम लवण। सेकंड ऑप्शन है दीर्घ श्रृंखला वाला अम्ल का कैल्शियम लवण। दीर्घ श्रृंखला वाला वसा अम्ल का कैल्शियम लवण। थर्ड ऑप्शन है दीर्घ श्रृंखला वाला वसा अम्ल का मैग्नीशियम लवण। और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो साथियों, इसमें राइट आंसर क्या होगा? दीर्घ श्रृंखला वाला वसा अम्ल का सोडियम लवण, क्योंकि साबुन में क्या क्या मिला होता है? सोडियम लवण। सोडियम लवण एक तो हम पढ़े थे, सोडियम लवण के लिए पढ़े थे NaOH, और पोटेशियम के लिए क्या पढ़े थे? KOH। तो एक सोडियम OH होता है और एक क्या होता है? पोटेशियम OH। तो हमारे पास ये 2 साबुन बने थे, इसको नाम दिए थे हमने कपड़े धोने का साबुन और इसको नाम दिए थे नहाने का साबुन। अब देखिए इनके अंदर, इस साबुन के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या है? एक तो ये कैल्शियम है और इसमें क्या है? मैग्नीशियम है। तो ये तो क्या है? हार्ड साबुन है कि नहीं? अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि साबुन होता है, तो साबुन क्या होता है? सोडियम लवण। दीर्घ श्रृंखला, इसमें कार्बन्स की श्रृंखला हमने बताया था कि कार्बन्स कितने होते हैं? 12 से 18 होते हैं। हमने ये लिखा था कि एल्किल समूह में कार्बन कितने होते हैं? 12 से 18 होते हैं। तो देखो, दीर्घ श्रृंखला वाले वसीय अम्ल का सोडियम लवण क्या कहलाता है? साबुन होता है। चलो साथियों, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। दाढ़ी बनाने का साबुन, दाढ़ी बनाने वाले साबुन को जल्दी सूखने से बचाने के लिए इसमें मिलाया जाता है।
तो दाढ़ी बनाने वाले साबुन को जल्दी सूखने से बचाने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं, ग्लिसरॉल मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं साथियों, ग्लिसरॉल। अब हमारे पास जो पहला ऑप्शन ये है रोजिन गोंद। रोजिन गोंद का यूज इस दाढ़ी बनाने वाले साबुन में इसलिए करते हैं कि रोजिन गोंद भी मिलाया जाता है जो दाढ़ी के साथ अच्छे से चिपक सके। ये रोजिन गोंद दाढ़ी बनाने वाले साबुन में इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि वो दाढ़ी के जब फेस वॉश करते हैं, वो दाढ़ी बनाता है तो उस दाढ़ी बनाते समय वो क्या करे, उस साबुन अपने चेहरे के अच्छे से चिपक सके, इसलिए उस साबुन में क्या मिलाया जाता है, रोजिन गोंद मिलाया जाता है। और हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ग्लिसरॉल, क्योंकि दाढ़ी बनाने वाले साबुन को सूखने से बचाने के लिए किसका यूज किया जाता है, ग्लिसरॉल का। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, लेकिन अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले आप एक बोरेक्स का रासायनिक फॉर्मूला याद रखोगे। बोरेक्स का रासायनिक फॉर्मूला होता है Na2B4O7 10H2O। आप इसको याद रखोगे, Na2B4O7 10H2O। ये किसका फॉर्मूला होता है साथियों, बोरेक्स का फॉर्मूला होता है, आप इसको याद रखोगे। इस क्वेश्चन का आंसर तो ग्लिसरॉल है, लेकिन मैंने बोरेक्स का रासायनिक फॉर्मूला आपको बताया क्योंकि कई बार ये एग्जाम में देखा गया है इस क्वेश्चन को। Na2B4OH O7 10H2 ये किसका रासायनिक फॉर्मूला है, बोरेक्स का, आप इसको डायरेक्ट याद रखोगे। चलो साथियों अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक दीर्घ श्रृंखला वाला वसा अम्ल नहीं है। ये क्या है, नहीं है। निम्न में कौन एक दीर्घ श्रृंखला वाला वसीय अम्ल नहीं है। पहला ऑप्शन है स्टेरिक अम्ल, दूसरा है ओलिक अम्ल, और तीसरा है पामेटिक अम्ल, और चौथा क्या है, पिक्रिक अम्ल। कल हमने साथियों 3 वसीय अम्ल मुख्य पढ़े थे, उसमें से पहला हमने ओलिक अम्ल पढ़ा था। ओलिक अम्ल का रासायनिक फॉर्मूला था C17H33 और COOH। और ये तो किसका था साथियों, ये स्टेरिक अम्ल का था, और ये ओलिक अम्ल का था। ये तो किसका था, ओलिक अम्ल का था। और पामेटिक अम्ल का क्या होता है, पामेटिक अम्ल का क्या होता है, C15H31 और COOH। ये किसका होता है, पामेटिक अम्ल का। और स्टेरिक अम्ल का क्या होता है, स्टेरिक अम्ल का होता है साथियों C17H35 और COOH। ये इनके सभी के फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हमने ये कहीं भी नहीं पढ़ा था पिक्रिक अम्ल, और क्वेश्चन में पूछा भी यही है साथियों कि निम्न में कौन एक दीर्घ वसा वाला अम्ल नहीं है। दीर्घ वसा वाला अम्ल नहीं है, ये 3 तो दीर्घ वसा वाले अम्ल हैं, लेकिन ये हमारा आंसर क्या है, ये पिक्रिक अम्ल दीर्घ वसीय वाला अम्ल नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलो साथियों अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। धुलाई धुलाई के साबुनों में धुलाई के साबुनों में खालिस्तान जैसे पूरक डाले जाते हैं, तो इसमें धुलाई करने वाले साबुनों में किसके पूरक डाले जाते हैं, ये पूरक, ये क्या होता है, किसके पिलर डाले जाते हैं, मतलब किसके पिलर डाले जाते हैं। तो हम इसमें क्या क्या करेंगे, सोडियम रेजिडेंट भी डालते हैं, सोडियम सिलिकेट भी डाला जाता है, और बोरेक्स भी डालते हैं। तो इसमें इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। सोडियम रेजिडेंट डाला जाता है, कल हमने पढ़ा था कि सोडियम रेजिडेंट क्या होता है, हम बताए थे। और उसके बाद में सोडियम सिलिकेट, और एक होता है बोरेक्स, और एक क्या होता है, इनमें से सभी। दाढ़ी बनाने वाले साबुन में क्या मिलाया जाता है, सोडियम रेजिडेंट, सोडियम सिलिकेट भी मिलाया जाता है, और बोरेक्स। ये तीनों ही साबुन के अंदर मिलाए जाते हैं ताकि साबुन के सभी अनुपात एक जगह मिलकर के और कपड़े की अच्छे से धुलाई कर सकें, इसलिए इस तीनों के तीनों मिलाए जाते हैं साबुन के अंदर। चलो साथियों अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। साबुन अणु के जल के साबुन अणु के जल में विलेय सिरे को कहते हैं। जल में विलेय सिरे को क्या कहते हैं, जल में विलेय सिरे को क्या कहा जाता है साथियों, उसको कहा जाता है जल रागी। क्या कहते हैं साथियों, जल रागी। साबुन अणु के जल में विलेय सिरे को क्या कहा जाता है, जल रागी कहा जाता है। और साबुन अणु के जल में विलेय सिरे को तो कहते हैं जल रागी, लेकिन अविलेय सिरे को क्या कहा जाता है, जल विरागी।
अविलेयी सिरे को क्या कहा जाता है? जल विरागी। और विलेयी सिरे को क्या कहा जाता है साथियों? जल रागी। ये दोनों ही क्वेश्चन आप याद रखोगे डायरेक्ट। ये पिछली एलडीसी के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, तो आप इन दोनों को अच्छे से याद रखोगे। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। निम्न निम्न में कौन जल में घुलनशील है? निम्न में कौन जल में घुलनशील है? तो निम्न में कौन जल में घुलनशील है? पहला ऑप्शन हमारे पास है, पहला ऑप्शन है साथियों तेल में, दूसरा है वसा में, और तीसरा है साबुन अणु जल विरागी सिरे में, और डी ऑप्शन हमारे पास क्या है? साबुन अणु का जल रागी सिरा। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, साबुन अणु का जल रागी सिरा। ये इसका राइट ऑफ आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील क्या है? साबुन अणु का जल रागी सिरा, क्योंकि तेल भी जल में घुलनशील नहीं है, वसा भी नहीं है, और साबुन अणु का जल विरागी सिरा भी उसके अंदर घुलनशील नहीं है। तो इसमें डी आंसर होगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। साबुन का घोल बादल जैसा दिखाई देता है। साबुन का घोल बादल जैसा, जैसे हम साबुन लगा करके मुंह के लगाते हैं और मुंह से हवा बाहर निकालते हैं, तो जो बबल्स बाहर की तरफ निकलते हैं, तो बबल्स में हमारे को बादल की जैसी आकृति दिखाई देती है, कुछ कलर से दिखाई देते हैं। तो साबुन का घोल बादल जैसा, क्वेश्चन यही है आपके पास कि साबुन का घोल बादल जैसा दिखाई देता है कि किसके कारण दिखाई देता है? तो ये देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण देता है साथियों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और जब हम ऑप्टिक्स वाला चैप्टर पढ़े थे, उसमें पढ़े थे कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। हम प्रकाश के प्रकीर्णन की परिभाषा यही पढ़े थे कि जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो प्रकाश की किरण वायुमंडल में उपस्थित धूल व धुआं के कणों से टकराकर कई भागों में विभाजित हो जाती है। इस फिनोमेनन्स ऑफ कंडीशंस को, इस प्रक्रिया को, इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो यही कहा है कि साबुन का घोल बादल जैसा दिखाई देता है। तो साबुन का घोल करेंगे, घोल करने के बाद में जो उसमें झाग होंगे, तो झागों का क्या होगा? वो फैलेंगे, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण उनके बादल जैसा कलर दिखाई देता है साथियों। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं साथियों। ये देखो इस स्लाइड के अंदर दिखा भी रखा है कि यहाँ पर आपके पास यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये देखो चारों तरफ फैल रहा है। ये चारों तरफ फैल रहा है कि नहीं? यानी कि इसका प्रकीर्णन हो रहा है, फैल रहा है। जैसे वायुमंडल, प्रकाश की किरण वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो धूल व धुआं के कणों के टकराने के बाद कई भागों में विभाजित होती है। उसी प्रकार ये भी कई भागों में क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है, प्रकीर्णन के कारण ही उसका कलर कैसा दिखाई देता है? बादल जैसा दिखाई देता है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में कौन जैव निम्नकरणीय पदार्थ नहीं है? निम्न में कौन जैव निम्नकरणीय पदार्थ नहीं है? इसमें पहला ऑप्शन है साबुन, दूसरा है अपमार्जक जिनमें हाइड्रोकार्बन श्रृंखला सांकित हो, तीसरा है अपमार्जक जिनमें हाइड्रोकार्बन श्रृंखला असांकित हो, और चौथा है प्रसाधन साबुन। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा अपमार्जक जिनमें हाइड्रोकार्बन श्रृंखला सांकित हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, अपमार्जक जिनमें हाइड्रोकार्बन श्रृंखला सांकित हो। और दूसरा है अपमार्जक जिनमें हाइड्रोकार्बन श्रृंखला असांकित हो। निम्न में कौन जैव निम्नकरणीय पदार्थ नहीं है? तो इसका आंसर बी नहीं होगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा सी। क्योंकि साबुन के अंदर साबुन होता है, साबुन में तो क्या होता है? साबुन के अंदर कई कार्बन्स होते हैं, कई कार्बन्स होते हैं, और ये जैविक होता है, जीव होते हैं, जैविक प्रक्रिया होती है साबुन के अंदर। और प्रसाधन साबुन के अंदर भी जैविक क्रिया होती है। और यहाँ पे हाइड्रोकार्बन श्रृंखला आ गई, क्योंकि श्रृंखला सी की जैसे कार्बन्स हैं, तो कार्बनों की कई श्रृंखला जारी है कि नहीं जारी है? तो हम बताए थे कल कि कई कार्बन यानी कि 12 से और 18 कार्बन मिलकर वसीय अम्ल का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रकार इसमें भी हाइड्रोकार्बन है। अब सी ऑप्शन क्या है हमारे पास? अपमार्जक जिनमें हाइड्रोकार्बन श्रृंखला असांकित हो। ये असांकित हो, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जैव निम्नकरणीय पदार्थ नहीं है। यहाँ पे नहीं पहुँचा है, तो ये तीनों तो हैं, ये भी है और ये भी डी भी है। लेकिन अपमार्जक जिनमें हाइड्रोकार्बन श्रृंखला असांकित हो, इसको क्या, इस
ये आपका आंसर होगा। निम्न में से कौन जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है? तो अपमार्जक जिनमें हाइड्रोकार्बन श्रृंखला एस अंकित हो वो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है। आई होप साथियों आपको ये क्वेश्चन से शायद क्लियर हो गया होगा पूरी तरीके से। चलो साथियों अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास से कि साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त होने वाला एल्कोहल है। साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त होने वाला एल्कोहल है, तो इसमें साबुनीकरण की प्रक्रिया में प्राप्त होने वाला एल्कोहल क्या है? तो वो है ग्लिसरॉल। क्या होगा साथियों? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल साबुनीकरण की प्रोसेस के बाद में कौन सा एल्कोहल प्राप्त होता है? तो वो प्राप्त होता है हमारे को ग्लिसरॉल। साथियों ग्लिसरॉल का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं यहाँ पे। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है CH2 CH2OH और एक CHOH और CH2OH। ये इसकी श्रृंखला यानी कि ये इसकी श्रृंखला का सूत्र होता है। किसका फॉर्मूला होता है? इस ग्लिसरॉल का। आप इसको डायरेक्ट याद रखोगे CH2OH CHOH CHOH और यहाँ पे CH2OH, ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है। आप इसको डायरेक्ट याद रखोगे। क्वेश्चन है हमारा साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त होने वाला एल्कोहल है, तो वो क्या है? ग्लिसरॉल है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। साबुन और अपमार्जक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? साबुन और अपमार्जक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं साथियों? प्रत्यास्थता पर, उत्प्लवकता पर, पृष्ठ तनाव पर और श्यानता पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा साथियों श्यानता पर। श्यानता पर। साबुन और अपमार्जक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? पृष्ठ तनाव पर कार्य करते हैं। पृष्ठ तनाव पर कार्य करते हैं साबुन और अपमार्जक। दोनों का याद रखोगे आप। सोप का एंड डिटर्जेंट का ये किस सिद्धांत पर वर्क करते हैं? तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? पृष्ठ तनाव के ऊपर कार्य करते हैं। चलो साथियों अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास से साबुनीकरण से बनता है। साबुनीकरण से बनता है। साबुनीकरण से क्या बनता है? साबुनीकरण से क्या बनता है साथियों? साबुनीकरण से वनस्पति घी, ग्रीन डीजल, साबुन, पेट्रोल। तो इस साबुनीकरण से क्या बनता है? साबुन बनता है। क्या बनता है साथियों? साबुन बनता है। कल जब हमने पढ़ा तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास यहाँ पे क्या है? यहाँ पे RCOO और H है और इसकी दो शाखा हमने निकाली थी। यहाँ पे हमने क्या लिखा था? NaOH लिखा था। और यहाँ पे क्या लिखा था साथियों? यहाँ पे लिखा था KOH। KOH NaOH लिखा और यहाँ पे क्या लिखा था? KOH। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये क्या था? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये नहाने का साबुन था और ये किसका था? इससे प्राप्त कौन सा होता? कपड़े धोने का साबुन। यहाँ हम OH निकाले थे और यहाँ OH, तो H2O यानी कि H एक एरा H2 हो गया और O, तो ये बाहर निकल गया तो क्या बच गया? RCOONA। ये एक हम साबुन बनाए थे, ये बनाए थे कपड़ा धोने का। इसी प्रकार H2O तो बाहर निकल गया और बच गया क्या? RCOO और K। ये साबुन जो बना था ये किसका बना था? कपड़ा धोने का बना था। और फिर उसके बाद में हम पढ़े थे कि हमारे पास एक तो इस प्रक्रिया से और एक इस प्रक्रिया से जो प्राप्त हुआ था उसका नाम हम क्या दिए थे? उसी का नाम इन दोनों को मिला करके हम क्या दिए थे? इस दोनों साबुनों की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? साबुनीकरण कहा जाता है। यानी कि साबुनीकरण कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि साबुनीकरण से बनता है। किससे बनता है साबुनीकरण? साबुन। दोनों के दोनों साबुन थे कि नहीं थे? एक तो नहाने का था और एक कपड़े धोने का, तो दोनों एक दोनों थे तो साबुन ही ना। तो साबुनीकरण से बनता है क्या? साबुन। चलो साथियों अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। साबुन साबुन जो त्वचा के लिए अधिक कोमल होते हैं वो क्या होते हैं? सोडियम साबुन होते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास सोडियम साबुन है, बी ऑप्शन सोडियम साबुन है। और पहला पोटेशियम साबुन है, बी सोडियम साबुन है, सी कैल्शियम साबुन है और डी क्या है? मैग्नीशियम साबुन। तो इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम साबुन। क्योंकि पोटेशियम साबुन क्या होते हैं? एकदम कोमल होते हैं। पोटेशियम धातु क्या होती है? जो चाकू से काटी जा सकती है, एकदम सॉफ्ट होती है। ये सोडियम की तुलना में भी पोटेशियम इसका राइट आंसर होगा, पोटेशियम साबुन। चलो साथियों अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम।
अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये राजस्थान में डायरेक्ट एक एग्ज़ाम में पूछा गया था। एग्ज़ाम तो मेरे ध्यान नहीं है किस एग्ज़ाम में पूछा गया था, लेकिन ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको ध्यान से सुनेगा और समझने की कोशिश करिएगा साथियों। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे पहला जो दे रखा है, पहला ऑप्शन ए नंबर का ऑप्शन है, साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण है। हाँ बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। साबुन हम यहाँ ले रहे हैं, एक तो ले रहे हैं वसा और एक क्या ले रहे हैं साथियों, तेल। एक तो ले रहे हैं तेल और एक क्या ले रहे हैं हम, वसा। ये हमारे पास वसा है और ये क्या है, तेल। वसा क्या होती है, वसा होते हैं, वसा संतृप्त होती है। क्या होती है, संतृप्त। संतृप्त मतलब जिस कार्बनों के बीच में क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। और असंतृप्त तेल क्या होते हैं, ये होते हैं असंतृप्त। यानी कि कोई कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड और कई कार्बनों के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। इसको क्या कहा जाता है, असंतृप्त अवस्था। और संतृप्त का मतलब होता है कार्बनों के बीच, दो कार्बनों के बीच सिंगल बॉन्ड को क्या कहा जाता है, संतृप्त। और संतृप्त पाई जाती है वसा में, और तेल में क्या पाया जाता है, असंतृप्त, जो कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड भी हो और क्या हो, सिंगल बॉन्ड भी हो। तो देखो साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। बिल्कुल सही है ये पहला ऑप्शन। चलो अगले ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। बी नंबर का ऑप्शन, सामान्य साबुन नारियल, मूंगफली, महुआ तेलों से बनाए जाते हैं। बिल्कुल सही है, ये दोनों ऑप्शन सही हैं, बनाए जा सकते हैं। सी नंबर का ऑप्शन है, साबुन टेडपोल आकार संरचना रखता है जिसके सिरे विभेदक ध्रुवीय होते हैं। देखो साथियों सी नंबर का ऑप्शन भी सही है। अब सी नंबर का ऑप्शन क्यों सही है, टेडपोल। टेडपोल किसको कहा जाता है साथियों, टेडपोल कहा जाता है मेंढक को। किसको कहते हैं, मेंढक को टेडपोल कहा जाता है। और मेंढक से जो छोटा होता है उसको क्या कहा जाता है, लार्वा कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, लार्वा कहा जाता है। अब इस लार्वे के जो होती है, इस लार्वे के ऐसे पूंछ टाइप की होती है, बड़ी टाइप की। लार्वे की क्या होती है, पूंछ होती है। और यहाँ पर हमने जोड़ा कि यहाँ पे क्या जुड़ रहे हैं, यहाँ हाइड्रोक्सिल कार्बन जुड़ रहे हैं, हाइड्रोक्सिल कार्बन जुड़ रहे हैं। तो हाइड्रोक्सिल कार्बन जुड़े और यहाँ पे क्या है, ये कार्बन की श्रृंखला है कि नहीं, ये 12 से 18। हम पढ़े थे कि 12 से 18 क्या होते हैं, एल्किल समूह में कार्बन की मात्रा 12 से 18 होती है। तो हम पढ़े थे कि जैसे हमारे पास ओली कमल होता है, तो ओली कमल में कार्बन कितने थे, C17 थे। और H कितना था, 33 था। और COOH था। ये ओली कमल का फॉर्मूला था। तो ये कार्बन देखो C17 है कि नहीं है। तो एक पूंछ टाइप की बन रही है कि नहीं बन रही है इसके अंदर। देखिए साथियों इसके अंदर पूंछ टाइप की बन रही है। ये देखो कितनी लंबी पूंछ टाइप, पीछे साइड पूंछ टाइप की बन रही है कि नहीं बन रही है। तो इस वजह से जो पूंछ की तरफ हम एक डायग्राम भी बनाए थे कि यह डायग्राम क्या होते हैं, बाहर की तरफ हाई ध्रुवीय रूप होता है। एक गोल सा डायग्राम बनाए थे और डायग्राम के बाहर की तरफ हम लिखे थे कि ध्रुवीय रूप है, ये क्या है, ध्रुवीय रूप है। क्या है साथियों, ध्रुवीय रूप है। तो ये सी नंबर का ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। सी नंबर का ऑप्शन भी, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए बी सी। ए बी व सी तीनों ऑप्शन क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना और अच्छे से करने की कोशिश करना। मैंने अच्छे से इसको समझाने की पूरी कोशिश करा है। आप भी इसको अच्छे से पढ़िए और आराम आराम से करिए नोट्स को पढ़ करके। चलो साथियों अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड पे क्वेश्चन है हमारे पास से, साबुन द्वारा निर्मल साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है। साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है। तो साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है, इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। इसका आंसर क्या होगा, पृष्ठ तनाव।